अगर आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊं, एक ऐसी जगह के बारे में बताऊं जहां बेशुमार दौलत हो लेकिन शर्म, कानून और डर का नामो निशान ना हो। साल 2005, कैरेबियन सी के बीचों बीच बना हुआ एक प्राइवेट आइलैंड, जो बाहर से किसी लग्जरी पैराडाइज जैसा दिखता था, लेकिन उसके बंद दरवाजों के पीछे चल रहा था एक ऐसा मौत का खेल, यानी वन ऑफ द डार्केस्ट क्राइम ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, यानी मौत का एक ऐसा खेल जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। जहाँ पे लड़कियों को किसी न किसी बहाने से लाया जाता, जॉब के बहाने या फिर कैरियर के बहाने उनका कैरियर बना दिया जाता, लेकिन उस प्राइवेट आइलैंड पे आने वाली हर एक लड़की की किस्मत एक ऐसा इंसान जो अपने हाथों से लिखता था, उसका नाम था जेफरी एप्स्टीन। और ये खेल धीरे धीरे बहुत ही बड़ा रूप ले लेता है, जिससे फेडरल लेवल पे 2019 में जेफरी एप्स्टीन को सेक्स ट्रैफिकिंग, माइनर गर्ल्स ट्रैफिकिंग के चार्जेस में अरेस्ट कर लिया जाता है। आखिर ये था कौन जेफरी एप्स्टीन? आज हम जानेंगे इसके बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है उज्जवल मिश्रा और आज हम एक ऐसे प्राइवेट आइलैंड के बारे में जानने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद आपने पहले नहीं सुना। आपने बहुत सुना होगा जेफरी एप्स्टीन या फिर एप्स्टीन फाइल, लेकिन शायद आप उसकी सच्चाई नहीं जानते होंगे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं उसकी सच्चाई। साल 1953 जब न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन इलाके में जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन नाम के एक लड़के का जन्म होता है। नॉर्मल सी फैमिली थी, मिडिल क्लास फैमिली। पिता एक नॉर्मल से टीचर थे और ना ही कोई फैमिली बैकग्राउंड मजबूत था और ना ही कोई बड़ा बिजनेस अंपायर था, लेकिन फिर भी इस घर से निकलता है एक ऐसा इंसान जिसे जानने के लिए आज पूरी दुनिया बेताब है। 1970 के शुरुआती दिनों में ही जेफरी एप्स्टीन को एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए एक टीचर की जॉब मिल जाती है न्यूयॉर्क सिटी में। वहाँ पे आते हैं बड़े बड़े सीईओ के बच्चे, बिजनेसमैन के बच्चे और यहाँ तक कि बड़े बड़े पॉलिटिशियन के बच्चे। कुछ दिनों तक मैथ्स का टीचर रहता है जेफरी एप्स्टीन और वहाँ पे पढ़ाता है। वहाँ पे उसने सीखा था पैसा आखिर टर्न कैसे करता है, आखिर पैसा अपना मोड कैसे बदलता है। और वहीं से एप्स्टीन का शुरू होता है एक टर्निंग पॉइंट, जहाँ से यह इंसान या तो बहुत ही पीछे चला जाता या फिर बहुत ही आगे। कुछ दिनों के बाद जेफरी एप्स्टीन वो नौकरी छोड़ देता है बिना किसी लीगल नोटिस के और शामिल हो जाता है फाइनेंस की एक काली दुनिया में, जिसमें अब वो बड़े बड़े इंसानों के पास अपना नेटवर्क फैलाने लगा था, बड़े बड़े लोगों का पैसा मैनेज करने लगा था, बड़े बड़े हेज फंड मैनेज कर रहा था। लेकिन अंत में सवाल एक आता है कि उसके बिजनेस के बारे में किसी को नहीं पता था। लोगों की दुनिया में वो सिर्फ एक फाइनेंसर था और लोगों का पैसा मैनेज करता था, लेकिन एक्चुअली बात ये थी कि वो अब केवल पैसा मैनेज नहीं कर रहा था, वो मैनेज कर रहा था लोगों की इंफॉर्मेशन को और लोगों के काले सच जो सिर्फ उसके पास थे। उसने एक ऐसी फाइल बनाई जिसमें उसने काफ़ी पिक्चर्स रखी, काफ़ी वीडियोस रखे उन लोगों के जो आखिर अपनी एक चुटकी से दुनिया बदलने की कोशिश करते हैं। जेफरी एप्स्टीन अपनी बहुत ही ज़्यादा लग्जरी लाइफ जी रहा था, लेकिन कुछ समय के बाद वो अपना एक प्राइवेट आइलैंड बनाता है, जहाँ से लोगों को, बड़े बड़े दौलतमंद इंसानों को मिलती थी एंजॉयमेंट और उसे मिलता था ढेर सारा पैसा। वहाँ कोई कानून का कोई दायरा नहीं था। उस प्राइवेट आइलैंड पे कोई ना आम इंसान जा भी नहीं सकता था, और अगर गलती से पहुंच भी जाता तो आने वाले 8 दिन के अंदर उसकी मौत हो जाती थी। उस आइलैंड के बारे में किसी को नहीं पता था। वहाँ पे डिस्कोस, पार्टीज, यहाँ तक कि गर्ल्स ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा चलती थी। ऐसी ऐसी बातें निकल के आती हैं उस आइलैंड से। एक लड़की जो वहाँ पे एंटर करती है पार्टी में, उसने देखा वहाँ पे बड़े बड़े इंसान जिनका नाम अमीरों में शुमार होता है, वो बच्चियों का, छोटी छोटी बच्चियों का रेप करके उनका कटा हुआ मांस खा रहे हैं। क्या बिलीव करेंगे इस बात पे? क्या भरोसा करेंगे इस बात पे कि बच्चियों का कटा हुआ मांस, उनके अंदर के निकाल के पार्ट्स खाए जा रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के। बहुत सारी बच्चियों के साथ वो लोग पहले उनको भेजते हैं
और जो लड़कियां उनको पसंद नहीं आती थी या जो बीमार हो जाती थी उनको वो लोग काट देते थे और उनको खाते भी थे। कुछ ऐसा काला सच था उस आइलैंड पे जो सिर्फ उसी पे रहने वाले लोगों को पता था। बाहर की दुनिया उनके लिए कुछ नहीं थी। साल 2021-22 के चलते जेफरी एप्स्टीन की मौत हो जाती है जेल में ही, और उसके बाद उसकी बनाई हुई एक अपनी दुनिया जो 2025-26 में हर लोगों के सामने, यानी आप लोगों के सामने, यानी पूरी दुनिया के सामने आती है। धन्यवाद। मैं विदा लेता हूँ आपसे। मिलूंगा एक बार फिर एक अच्छी और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।